सभी मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शब्द भेद या शब्द विचार। वर्ण विचार एक बहुत बड़ा चैप्टर था, ठीक उसी तरह से शब्द विचार उससे भी विस्तार वाला चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे परीक्षा में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी पूछी जाएगी, उसमें इस पॉइंट से, शब्द विचार से कई प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए इसका हम व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं। तो शब्द विचार के अंतर्गत हमारे व्याकरणाचार्यों का मानना है कि शब्दों की उत्पत्ति के चार आधार हैं। शब्दों की उत्पत्ति के चार आधार हैं। सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक वर्ण होने चाहिए। मतलब सार्थक का मतलब है कि आपने लिख लिया क, म और ला, तो कमल हो गया, ये सार्थक हो गए। लेकिन अगर आपने 3 बार का लिख दिया तो ये निरर्थक है, ये निरर्थक है, ये शब्द नहीं बना। इसलिए ये गौर रखना है कि सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्दों की उत्पत्ति के 4 आधार हैं। नंबर 1 उत्पत्ति का आधार, नंबर 2 रचना का आधार, नंबर 3 अर्थ का आधार और नंबर 4 रूप या विकार का आधार। इस तरह हमारे व्याकरणाचार्यों ने शब्द को 4 आधारों में विभक्त कर दिया है। अब देखिए, उत्पत्ति का आधार सबसे महत्वपूर्ण है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हमारे व्याकरणाचार्यों ने स्वीकार किया है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या विदेशज और संकर। संकर का मतलब मिला जुला। रचना के आधार पर 3 तरह के शब्द भेद स्वीकार किए गए हैं। रूढ़ या रूढ़ी शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। ये रूढ़ या रूढ़ी, कुछ लोगों का मानना है कि रूढ़ और कुछ विद्वान रूढ़ी मानते हैं। तो रचना के आधार पर 3 तरह के भेद स्वीकार किए गए हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम शब्द, 4 भेद स्वीकार किए गए हैं। और रूप या विकार के आधार पर 2 तरह के भेद हैं। एक विकारी शब्द, दूसरे अविकारी शब्द। विकारी का मतलब जिसमें विकार हो, जिसमें कोई परिवर्तन हो, जिसमें कोई चेंज हो, उसे विकार कहते हैं। और अविकारी का मतलब जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई चेंज ना हो, शब्द ज्यों का त्यों ही हो, वो अविकारी होते हैं। तो विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये आते हैं। और विकारी अविकारी शब्द के अंतर्गत अव्यय आते हैं। अव्यय आप जानते हैं, और, किंतु, परंतु, यथा, तथा, अथवा, ज्यों त्यों, ये सब अव्यय हैं। हम इसके जब अव्यय का प्रकरण लेंगे तो इस पर विस्तार से और पूरी गहनता से विचार करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न अव्यय से जरूर पूछा जाता है। तो ये पूरा टॉपिक जो आपका शब्द विचार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रथम लेते हैं उत्पत्ति का आधार। इसके आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर 5 तरह के शब्द आते हैं। अब हम सबसे पहले लेते हैं तत्सम और तद्भव। बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कई विद्यार्थी इस बात में फंसे रहते हैं, आशंकित रहते हैं कि कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा तत्सम है। आज इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा मैं कि आप दूर से ही देख लेंगे कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है। तो आइए हम तद्भव तत्सम पर विचार करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तत्सम और तद्भव, क्योंकि इससे कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके पास एक सामान्य हिंदी की कोई भी गाइड होनी चाहिए, कोई भी पुस्तक होनी चाहिए। तो सामान्य हिंदी की कोई भी गाइड जिसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं और उसमें वर्णमाला के क्रम से तद्भव और तत्सम उतरे होते हैं। तो आपको उसका व्यापक अध्ययन करना है, क्योंकि आप जितना अध्ययन करते जाएंगे उतना आपका अनुभव पुष्ट होता जाएगा, उतना शब्द ज्ञान आपके मस्तिष्क में, आपकी नस नाड़ियों में समाता जाएगा, जो कभी नहीं भूलेगा। तो आइए हम तत्सम और तद्भव पर विचार करते हैं। तत्सम, तत्सम का मतलब है उसके समान, अर्थात संस्कृत भाषा के समान। आप जानते हैं कि हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत से पाली का विकास हुआ, पाली से प्राकृत का विकास हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हो गया। तो जो मूल जननी है वो संस्कृत है। तो तत्सम की परिभाषा होगी
वह शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। वह शब्द जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए हैं, संस्कृत भाषा से सीधे ज्यों का त्यों हिंदी में आ गए हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। और दूसरा है तद्भव। तद्भव मतलब जो उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न मतलब जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए और विभिन्न भाषाओं में यात्रा करके संस्कृत के बाद पाली में आए, पाली के बाद प्राकृत में आए, प्राकृत के बाद अपभ्रंश में आए, फिर हिंदी में आए। तो जब मान लीजिए एक सिक्का है जो टकसाल से बिल्कुल नया नकोर सिक्का चला और वो विभिन्न लोगों के हाथों से होते होते गुजरते गुजरते मैला हो गया, घिस गया, आपके हाथों में पहुंचा तो उसका घिस गया वो, तो बिल्कुल वो स्थिति नहीं रही जो टकसाल से चला था। ठीक वही स्थिति इनकी है। संस्कृत के वह शब्द जो संस्कृत से चलकर विभिन्न भारतीय भाषाओं से होते हुए हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। वो घिस पिट गए, उनका अर्थ और उनका रूप परिवर्तित हो गया। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे करेंगे कि जो शब्द संस्कृत से चलकर विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से थोड़ा बहुत परिवर्तित होकर, थोड़ा बहुत परिवर्तित होकर, या हम घिस पिट, अगर हम बिल्कुल देसी भाषा की बात करें तो घिस पिट कर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। अब आपने देखा कि तत्सम का मतलब वह शब्द जो संस्कृत भाषा से सीधे हिंदी में आ गए हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और तद्भव का मतलब है कि संस्कृत से चले तो लेकिन विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हिंदी में आए, घिस पिट गए, उनके स्वरूप में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो गया, वो तद्भव कहलाते हैं। तो तत्सम और तद्भव ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इतना ध्यान रखिएगा। और हाँ, तत्सम शब्द ये सीधे संस्कृत से चले हैं, थोड़ा बहुत घिसे पिटे हैं, लेकिन रूप इनका वही है। जैसे अभी हम इस बात को और स्पष्ट होता है, हम तद्भव तत्सम के कुछ उदाहरण लेते हैं। आइए उदाहरण लेते हैं हम तद्भव तत्सम के, और आप एक नज़र देखें, आपको ये पता चल जाए कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, तब हिंदी कक्षा की सार्थकता है। नहीं तो किताबों में सारी बातें लिखी हैं, आपको मेरी कक्षा पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो आइए हम कुछ शब्द देखते हैं। एक तरफ हमने लिख दिया तत्सम, एक तरफ लिख दिया तद्भव। अब मैं कुछ शब्द आपको दूंगा, जैसे अग्नि, दूध, अग्नि, दूध, अश्रु, उज्ज्वल, अश्रु, उज्ज्वल, कर्पूर और हस्त, हस्ती, कृषि, कृष्ण, घृत, कृषि, कृष्ण, घृत। तो ये कुछ प्रमुख शब्द आपके सम्मुख आ गए। अब आप देखें, एक नज़र इस पर डालें, एक नज़र देखिए, अग्नि, दूध, अश्रु, उज्ज्वल, कर्पूर, हस्त, हस्ती, कृषि, कृष्ण, घृत, ये संस्कृत के शब्द हैं। संस्कृत में इनका इसी रूप में प्रयुक्त होता है। बस अनुस्वार और विसर्ग लगा दीजिए, संस्कृत हो गई। और आप तो हिंदी लिखकर कलम छिड़क दीजिए, संस्कृत हो गई। तो अग्नि, अब अग्नि जब संस्कृत भाषा से चली, विभिन्न भारतीय भाषाओं से गुजरी, घिस पिट गई, अग्नि को हमने
आग कहा। आग। दूध, इसमें एक गलती है, ये है दुग्ध। दुग्ध और इधर दुग्ध। अब दुग्ध जब संस्कृत से चला, हिंदी में आते आते दूध हो गया, विभिन्न भारतीय भाषाओं से गुजरते हुए। अश्रु, आंसू। उज्ज्वल, उजला। कर्पूर, कपूर, आरती में जलाते हैं, एक सुगंधित पदार्थ होता है। हस्त, हाथ। हस्ती, हाथी। कृषि, खेती। कृष्ण, कृष्ण का कान्हा या कन्हैया, अभी हमने हाल ही में उनकी जयंती मनाई है। और घृत का घी। अब आप देखें, कुछ ये मॉडल शब्द हैं, अभी आपको और बताऊंगा। अग्नि से आग हो गया। अग्नि कहने में थोड़ा मुश्किल सा शब्द था, तो उसे कहने में सरल कर लिया। ये विभिन्न भारतीय भाषाओं के माध्यम से आते आते घिस गया, रूप परिवर्तित हो गया, कट छट गया, तो ये आग हो गया। लेकिन इसमें भी आ है, ग है, न है, तो कटने छटने के बाद कुछ कट छट गया, उसके बाद आग हो गया। अब भी आ और ग है। ऐसा नहीं है कि अग्नि का पर्यायवाची हुताशन, कृषाणु, वैश्वानर और तमाम पर्यायवाची जो आपने पढ़े होंगे, किसी का पर्यायवाची फिट नहीं होगा। अग्नि के बदले उसका तद्भव कृषाणु नहीं होगा, हुताशन नहीं होगा, वैश्वानर नहीं होगा। यही शब्द कटा फटा है, अग्नि से आग। इसमें जितने अक्षर हैं वही कुछ ना कुछ अक्षर इसमें होने चाहिए। जैसे दुग्ध, दूध, दू ग धा इसमें था, तो दूधा इसमें भी है। ये थोड़ा बहुत कटा छटा, घिसा पिटा दूध रह गया। अब आप दूध का कोई और पर्याय प्रयुक्त नहीं करेंगे। अश्रु, आंसू। अश्रु का तमाम अंश आंसू में है। उज्ज्वल, उजला। कर्पूर, कपूर, इसका रेफ गायब हो गया। हस्त, हाथ। हस्ती, हाथी। कृषि, खेती। कृषि और खेती में थोड़ा बहुत ज्यादा परिवर्तन है। और कृष्ण, कान्हा या कन्हैया, हमने इन्हें कान्हा या कन्हैया कर लिया। और घृत का मतलब घी। घृत संस्कृत का शब्द है और घी आपका तद्भव हो गया है। आगे बढ़ते हैं। आम्र, घोटक, गंभीर, ये कुछ प्रमुख शब्द हैं। ग्रीष्म, रात्रि, वृद्ध। ग्रीष्म, रात्रि, वृद्ध। सूर्य, क्षेत्र, पुष्प। सूर्य, क्षेत्र और पुष्प। अब देखिए, आम्र का आम, ये हो गया तद्भव और ये हो गया तत्सम। घोटक का घोड़ा। गंभीर का गहरा। ग्रीष्म का गर्मी। रात्रि का रात। वृद्ध का बूढ़ा। सूर्य का सूरज। क्षेत्र का खेत। पुष्प का पुष्प या फूल। ये देख लीजिए। अब आम्र संस्कृत का शब्द था, घिस पीट कर आम हो गया। घोटक, घोड़ा। अब आप देखिए, घोटक इसमें है और घोड़ा भी, इसका रूप इसमें मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि घोटक को आप अश्व कर दें, आप है कर दें, आप बाज कर दें, ये सब इसके पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं। ऐसा नहीं होगा। जो रूप इसमें है वही रूप इसमें दिखना चाहिए। गंभीर, गहरा। ग्रीष्म, गर्मी। रात्रि, रात। वृद्ध, बूढ़ा। सूर्य, सूरज। क्षेत्र, खेत। पुष्प, पुष्प या फूल। अब आप देखें कि इसमें एक नज़र में आपको दिख रहा है कि ये संस्कृत के शब्द हैं और ये तद्भव शब्द हैं, हिंदी के शब्द हैं जो कि सरल हो गए हैं। संस्कृत के शब्द कैसे हैं? अब आपने देखा कि कहीं पदेन रा बना हो और ये अनुस्वार लगा हो, बिंदु लगा हो, मतलब ये वाला जो बिंदु है ये अनुस्वार है और ये वाला जो बिंदु है वो चंद्र बिंदु है। तो अगर कहीं चंद्र बिंदु आ जाए तो तद्भव पक्का होगा, पक्का होगा तद्भव। और अनुस्वार आ जाए
तो तत्सम होना चाहिए। हालांकि इसमें अपवाद भी होता है, लेकिन सामान्यतया ये तत्सम और चंद्रबिंदु तद्भव। हालांकि आजकल जो मोबाइल में आप लोग टाइप करते हैं उसमें कीबोर्ड में ये चीज़ें नहीं होती। कुछ कीबोर्ड में जरूरी नहीं है कि अनुस्वार और अनुनासिक दोनों हो, एक से ही काम चलाना पड़ता है। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। अब रात्रि जिसमें त्रा बना है, त्रा दूर से ही आपको संस्कृत नजर आ रहा है, त्रा, रात्रि, इसे हमने सरल कर लिया, रात कर लिया। वृद्ध, बा में री लगी है, बा में री, जो ये री होती है ना, ये ऋषि वाला री, ये इसकी मात्रा है। जैसे हमने लिखा कृत, तो जब कृत लिखा तो का में हमने ऐसे लगा दिया, ये री है। तो जहां री लगी हो वो संस्कृत टाइप का लग रहा है, और तो इसका वृद्ध का बूढ़ा कर लिया हमने। ऊपर रेफ निकला हो तो भी आप जान लें संस्कृत जैसा शब्द है। क्षेत्र, फिर त्रा आ गया, बीच में ये पेटचिरा शाह जिसे आप मूर्धन्य शाह बोलते हैं, ये अगर मिल गया तो आप समझ लेना कि ये तत्सम है। इधर भी ऐसे देख लें, अश्रु, अगर कहीं आपको श्रा मिल गया तो ये तत्सम शब्द होता है। और ऊपर रेफ मिल गया, तत्सम। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। मैं आपको एक नज़र ये दिखाना चाहता हूं कि अग्नि से आग, दुग्ध से दूध, अश्रु से आंसू, उज्ज्वल से उज्ज्वला, कर्पूर से कपूर, हस्त से हाथ, हस्त से हाथी, कृषि से खेती, कृष्ण से कांधा, कंधैया, घृत से घी। इधर वाले संस्कृत शब्द हैं, इधर वाले हिंदी शब्द हैं जो कि तद्भव कहलाते हैं। यही शब्द संस्कृत के घिस पिटकर इनमें प्रयुक्त हो रहे हैं, ये आपने देखा। आइए कुछ और शब्द हम देखते हैं। और शब्द हैं, आप जितना अभ्यास करते जाएंगे ये चीजें उतनी आसान हो जाएंगी। और आज हिंदी का महत्व किसी से छिपी नहीं है। आप किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे, किसी भी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठेंगे तो आपको हिंदी का सामना जरूर करना पड़ेगा, इसलिए हिंदी का गंभीर ज्ञान अपेक्षित है आपसे। आइए हम कुछ और देते हैं। अद्य, अद्य बड़ा अच्छा शब्द है, अद्य। अद्य के बाद आशा, आदित्यवार, अद्य, आशा, आदित्यवार, अम्लिका, एला, अम्लिका, एला, इक्षु, इष्टिका, इक्षु, इष्टिका, उद्धर्तन, इष्टि, इक्षु, इक्षु, इष्टिका, उद्धर्तन और उलूक। आइए इनका हम देखते हैं। अद्य का आज, ये बड़े सरल हैं, आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो आप इन्हें बड़े आराम से हल कर लेंगे। फिर भी अभ्यास के लिए, आशा, आस, आदित्यवार, इतवार, अम्लिका, इमली, एला, इलायची, इक्षु, ईख, इक्षु, इष्टिका, ईंट, ईंट जिससे आप घर बनाते हैं, उद्धर्तन, उबटन, उलूक, उल्लू। इतने शब्द हैं। अब इधर वाले आपको संस्कृत दिख रहे हैं। इसमें एक शब्द है आदित्यवार। आदित्यवार, आदित्य माने सूर्य, सूर्य का दिन, उसे इतवार हम रविवार भी कह लेते हैं। बड़ा प्यारा शब्द है, आदित्यवार से इतवार बन गया। अब आदित्यवार कितना बड़ा है, इसे कहने में जरा मुश्किल होगी, और इतवार हमने कर लिया, बड़े प्यार से कर लिया, तो ये शब्द कट छट गया, इसे ही तद्भव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। उष्ट्र, ऊर्ण, उलूखल, ये अच्छे शब्द हैं। ओष्ठ, कपोत, कदली, कपर्दिका,
कपर्दिका, कोकिल, ग्रंथि और गोधूम, चणक। ये कुछ प्रमुख शब्द और आए आपके सम्मुख। आइए इन्हें हम बनाते हैं। अब उष्ट्र बहुत कठिन था, उसे हमने ऊंट कर लिया। कट छट गया, घिस पिट गया, उष्ट्र का ऊंट हो गया। ऊर्ण का हमने ऊन कर लिया। उलूखल का हमने ओखली कर लिया। ओखली लकड़ी का एक खाली बड़ी किसी लकड़ी की बड़ी गांठ को बढ़ई काट छांट कर उसमें गहरा गड्ढा बना देता है, जिसे धान कूटने के लिए प्राचीन स्थिति में लोग प्रयुक्त करते थे। ओष्ठ, ओंठ, कपोत, कबूतर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछा बहुत जाता है। कदली, केला, कपर्दिका, कौड़ी, कोकिल, कोयल, ग्रंथि, गांठ, गांठ को ग्रंथि कहते हैं। गोधूम, गेहूं, हर हाल में पूछा जाएगा। चणक, चना। ये कुछ प्रमुख शब्द हैं जो दूर से आपको संस्कृत दिख रहे हैं, और ये ही शब्द घिस पिटकर हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं, आपके बहुत काम आने वाले हैं यद्यपि। तो अगला तत्सम शब्द है चौर। चौर का तत्सम तद्भव होगा, चौर का तद्भव होगा चोर। यौ का तद्भव होगा जौ। तृण का होगा तिनका। तैल का होगा तेल। दधि का होगा दही। नव्य का होगा नया। नकुल का होगा नेवला। प्रतिवासी का पड़ोसी, बड़ा अच्छा शब्द है, प्रतिवासी का पड़ोसी। फुफ्फुस का होगा फेफड़ा। फेफड़ा हमारे शरीर का एक अंग है जिससे हम सब सांस लेते हैं। और वधु का बहू। ये प्रमुख शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। विद्युत, विद्युत का तद्भव हो जाएगा बिजली। ये तद्भव का कालम है। विद्युत का बिजली। भ्रातृवधू का भाभी। मरकटी का मकड़ी। मधुक का महुआ। मक्षिका का मक्खी। बहुत प्रमुख शब्द हैं ये, जो आपको हर कंपटीशन में जहाँ पर हिंदी की पहुँच है, जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, आपको ये जरूर मिलेंगे। मत्स्य, मछली। मृत्तिका, मिट्टी। रसवती, रसोई। ससुर, ससुर एक रिश्ता होता है, तो हम बोलचाल की भाषा में तो ससुर बोलते हैं, लेकिन जब तत्सम की बात करते हैं तो हम कहते हैं ससुर। हरिद्रा, हल्दी। और ससर्प, सरसों। सरसों बोलते हैं इसे, ससर्प, सरसों। एक शब्द और है जो है हरिण। हरिण, हरिण को हिरण कहते हैं, आम भाषा में हिरण कहते हैं। तो हरिण हो गया तत्सम, हिरण हो गया तद्भव। तो इस तरह हमने आपको कुछ शब्द पूरे तत्सम शब्दों के शब्दकोश से निकाल कर आपको दिया है, जो प्रमुख शब्द हैं। इनसे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, ये हर कंपटीशन में आपसे पूछे जाएंगे। आइए अब देखते हैं कि कुछ नियम जो कैसे तत्सम और तद्भव बनते हैं, कौन कौन से शब्दों को हम तत्सम और तद्भव बनाते क्या हैं। यद्यपि कोई व्याकरण का नियम नहीं है, ये कठिन अध्यवसाय और मेहनत से ही आप इसे अर्जित कर सकते हैं, फिर भी अध्ययन के पश्चात कुछ ऐसे नियम निकाले गए हैं जिनसे आपको दूर से पता चल जाए कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है। आइए देखते हैं नियम नंबर 1। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या है कि या, कमा, हुआ और रेफ। रेफ आप समझते हैं, ऊपर का रा जो निकला होता है उसे रेफ बोलते हैं। और पदेन रा, पदेन
रा, जिसे आप समझते हैं कि नीचे वाला रा, जैसे ग्राम, एक उदाहरण में है ये ग्राम। अब गा में आपने नीचे रा लगा दिया, ये हुआ पदेन रा। और ये जो रेफ वाला है, इसे जैसे आपने लिखा कर्म, तो आपने ऊपर चढ़ा दिया, तो ऊपर के रा को रेफ बोलते हैं और नीचे के रा को पदेन रा बोलते हैं। तो यह हो, वह हो और रेफ या पदेन वाले शब्द अक्सर तत्सम होते हैं, तत्सम होते हैं। मतलब जिन शब्दों की शुरुआत या से हो या वा से हो या उनमें रेफ हो या पदेन रा लगा हो नीचे, ये शब्द अधिकतर आपको तत्सम मिलेंगे। जैसे कुछ मैं उदाहरण आपको देता हूँ। या वाले शब्दों का उदाहरण है जैसे यत्न, यव, यक्ष, यत्न, यव, यक्ष और यमुना, योग, यंत्र। ये प्रमुख शब्द हैं जिनकी शुरुआत या से है, वो सब तत्सम होते हैं। जैसे यजमान या यज्ञोपवीत, जैसे इवा, और भी बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे जिनकी शुरुआत या से हुई है, वो तत्सम होते हैं। आगे लेते हैं वा से वक, वक माने बगुला। अगर वा से शुरू है तो ये होगा, जरूर होगा, माना जाएगा कि यह है तत्सम। वक हो गया वंश, वक, वंश, वत्स, वृश्चिक, ये शब्द हैं, इनकी शुरुआत वा से हुई है, ये तत्सम होते हैं। वारिद, वाद्य, वानर, और भी बहुत से शब्द मिल जाएंगे। वा से शुरुआत है तो अधिकतर शब्द आपको तत्सम ही मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं रेफ, रेफ और ब्रैकेट में जिनके ऊपर रा निकला होता है, जैसे ले लीजिए कर्म, धर्म और निर्गुण, निर्झर, ये सारे शब्द आपको तत्सम मिलेंगे। और तीर्थ, जीर्ण, शीर्ण और बहुत से शब्द ऊपर अगर रा है, रेफ है, तो ये तत्सम में होंगे। उसके बाद पदेन रा ले लेते हैं हम। पदेन, ये पदेन का चिन्ह जो आप नीचे रा लगाते हैं, जैसे ग्राम, ये है। गा में आपने पदेन रा लगा दिया तो ये हो गया क्रूर, द्रोण और ग्रह। तो जिसमें पदेन रा आता है वो भी तत्सम होंगे। आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 2। ये नियम व्याकरणाचार्यों ने कहीं निर्धारित नहीं किया है, लेकिन जब आप गहन अध्यवसाय करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, तो आपको अपनी पुस्तक में ये सारे नियम अपने आप दिखाई देंगे। दूसरा नियम है नियम नंबर 2 कि श और मूर्धन्य श, जिसे आप पेटचिरा श बोलते हैं आम भाषा में, से बने शब्द तत्सम होते हैं। इनसे भी बने शब्द तत्सम होते हैं। आइए कुछ उदाहरण लेते हैं हम इनसे, कि श से बने शब्द हैं शकुन, शकट, शकुन, शकट, शत, ससुर और शिक्षा, शर्करा आदि बहुत से शब्द आपको मिल जाएंगे। फिर मूर्धन्य श की बात करते हैं, षट् और षष्ठ आदि। तो जो भी श और श, तालव्य श और मूर्धन्य श,
से जिनकी शुरुआत होगी वो तत्सम होते हैं अक्सर। और नियम नंबर 3, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आप जानते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र से बने शब्द तत्सम होते हैं। क्षत्रज्ञ श्रा से बने शब्द, अधिकतर शब्द आपको तत्सम मिलेंगे। हम एक एक का लेते हैं। क्ष से बने शब्द देखिए, क्षिति, क्षत्रिय, क्षिति हो गया, क्षत्रिय हो गया, क्षितिज हो गया, क्षिप्रा, और कोई शब्द याद आ रहा हो, क्षीण, क्षमा, जितने भी आपको शब्द मिलेंगे क्ष से, ये सब कक्ष, इसमें मिला हुआ है क्ष, ये भी तत्सम हो गया। फिर त्र, त्र जितने भी शब्दों में मिलेगा, त्रय, त्रयोदश और चैत्र, रात्रि, और शब्द जो भी आपको याद आ रहे हों, ये सब में जिसमें भी त्र मिलेगा, चित्र, ये सब तत्सम शब्द होते हैं। फिर ज्ञान ले लेते हैं हम, ज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, जितने भी शब्द हैं, यज्ञ, ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ जिसे बोलते हैं, जब हम तत्सम बोलेंगे तो ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ और ज्ञात, ये सारे शब्द तत्सम होंगे। सामान्य भाषा में हम ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ कहते हैं, लेकिन जो शुद्ध उच्चारण है वो है ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ, क्योंकि ये संयुक्त शब्द है, ये आधा ज और यहाँ से मिलकर बना है। आइए श्रा, श्रा का मतलब श्री, ये तत्सम शब्द है, कहीं भी श्रा आ जाए वो तत्सम ही होगा। श्रमिक, श्रृंग और श्रृंगार, ये सारे शब्द तत्सम होंगे। तो ये कुछ प्रमुख नियम हैं। एक दो नियम और देखते हैं। तत्सम और तद्भव का निर्णय आप लगातार पढ़ाई करके कर सकते हैं। लगातार इन शब्दों पर आपकी दृष्टि जमी रहे तो दूर से ही आप पहचान लेंगे कि ये तद्भव है या तत्सम है, बस एक बार गौर करना होगा। नियम नंबर 4, री और अनुस्वार से बने शब्द तत्सम। री और अनुस्वार के मेल से बने हुए शब्द तत्सम होते हैं। जैसे देखिए, री से आप कोई भी वर्ण ले लीजिए, चाहे वो ऋतु हो, चाहे वो ऋण हो, और री, ऋण, ऋषि हो, और आप त में री लगा दीजिए, बन गया तृण। आप क्री में री लगा दीजिए, बन गया कृष्ण। ये जितने भी शब्द जिसमें री का प्रयोग होगा, चाहे वो स्वयं री हो साकार, चाहे उसमें री की मात्रा लगी हो, ये सब तत्सम ही होंगे। और अनुस्वार की बात कर लेते हैं। अनुस्वार का हम ऐसे प्रयोग करते हैं, तो अनुस्वार में जैसे हमने कह दिया टंक, ये संस्कृत का शब्द है। टंकसाल, टकसाल, इस तरह कहते हैं। और दंड, पंच, ये जितने भी अनुस्वार वाले हैं ये सब आ जाएंगे। जैसे दंते, जैसे गंगा। और हाँ, अनुस्वार, और जैसे ये तो अनुस्वार हो गया, और अगर आपने चंद्र बिंदु लगा दिया तो ये तद्भव बन जाएगा तुरंत। चंद्र बिंदु वाले तद्भव और ये तत्सम, इतना ध्यान रखिएगा। अगर चंद्र बिंदु लगा है तो तद्भव और नहीं तो तत्सम।
एक दो चीजें और बची हैं, जैसे विसर्ग। विसर्ग जिन्हें आप इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, विसर्ग। विसर्ग कहीं भी लगा हो, जैसे प्रातःकाल, जैसे नमः, जैसे अंतःपुर, तो ये सब आपका तत्सम शब्द बनता जाएगा। एक पॉइंट और बचा है कि इसे हम नियम नंबर 5 कर लें। नियम नंबर 5 में क्या है कि आधा च और क्ष, ये जो शब्द है से बने शब्द तत्सम होते हैं। जिसमें आधा च अच्छा लगा है वो भी तत्सम होते हैं। जैसे हमने देखा स्वच्छ, सु प्लस अक्ष, स्वच्छ हो गया। और देखा हमने आच्छादन, और हमने देख लिया अनुच्छेद, और हमने देख लिया परिच्छेद। ये कुछ शब्द हैं जिसमें आधा च अच्छा लगा है। तो ये अक्सर देखिए अपवाद हर जगह है, लेकिन तत्सम और तद्भव इस तरह से बनते हैं। और जब आप गहराई से अध्ययन करेंगे आपको दूर से ही दिखने लगेगा, लेकिन अध्यवसाय की ज़रूरत है, अध्ययन की ज़रूरत है। इसलिए तत्सम और तद्भव में आप लगातार प्रयास कीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए। आपके पास जो भी पुस्तक है तद्भव तत्सम की, उसमें वर्णमाला क्रम से पूरी सामग्री दी हुई है, छोटा आ से लेकर और अंतिम अक्षर ज्ञा तक। तो उससे जब आप पूरी नज़र डालेंगे, दो एक बार पढ़ेंगे, तो फिर आपको क्लियर होता जाएगा कौन से शब्द तत्सम हैं, कौन से तद्भव हैं। तद्भव तत्सम का आपस में संबंध क्या है, ये कैसे बनते हैं। इतना याद रखिएगा कि हर तत्सम का तद्भव नहीं होगा। और तत्सम तो शुद्ध संस्कृत के शब्द हैं, तद्भव वह शब्द हैं जो संस्कृत से होते हुए विभिन्न भाषाओं के माध्यम से हिंदी में आए, उनका स्वरूप कुछ परिवर्तित हो गया, कट छट गए, घिस पिट गए। और हाँ, तद्भव शब्द अन्य कई भाषाओं से भी आए हुए हो सकते हैं, अन्य भारतीय भाषाओं से भी हमारी हिंदी में आ गए हैं। तो हर तत्सम का तद्भव नहीं होता, इतना हमें ध्यान रखना है। अब देशज, विदेशी और संकर शब्दों पर जो विवेचन बचा है वो हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।